एक साहित्य को साहित्य के तौर पे नहीं, बिजनेस के तौर पे देख रहे हैं। I think Hyderabad and Lucknow could be called cousin. बुक का सबसे मेन पहलू होता है दर्द। बॉन्ड विद द आर्टिस्टिक किनारे बैठी हुई एक भिखारिन भी मेरे लिए इंस्पिरेशन है। इसके लिए ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, या करोगे या मरोगे। यादों की मनमानी है, आंखों में समुंदर जितना पानी है। पहले ये हमारी थी, अब ये सिर्फ मेरी कहानी। हाँ हंस तो रहा हूँ पर थक सा गया हूँ, नहीं जाना वहाँ पे जहाँ से मैं गुम हो गया हूँ। हाँ हंस तो रहा हूँ। अपने ख्वाबों को इतना ना दबा लो अपनी जिम्मेदारियों के पीछे कि वो दम तोड़ दे। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कैद से आज़ादी की ओर। जिन लोगों से आज मुझे मुलाकात करने का अवसर मिला है, ये एक अच्छा साहित्य रचेंगे, एक अच्छा समाज रचेंगे। नवाबों का शहर लखनऊ, जहां हर गली एक कहानी सुनाती है और हर एक मोड़ पर तहजीब झलकती है, आज गवाह बना एक नए साहित्यिक उत्सव का, वर्ड्स वाइब्स 2025। ना सिर्फ एक इवेंट बल्कि एक एहसास जहां शब्दों की खुशबू, सुरों की मिठास और कला की चमक एक साथ बिखरी। इस इवेंट में देश भर से राइटर्स, कलाकार और संगीत प्रेमी के साथ साथ बुक प्रेमी जुटे थे। आज हम बात करेंगे बेहद खास इवेंट वर्ड्स वाइब 2025 के सितारों से, वो लेखक, कवि और कलाकार जिनकी कलम और कल्पना से इस साहित्यिक महोत्सव को एक नई पहचान मिली। तो आइए मिलते हैं इन शानदार राइटर्स से और जानते हैं उनकी किताबों के पीछे की कहानियाँ, उनके रचनात्मक सफ़र और वो जज्बा जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। सर, आपको आज का इवेंट अटेंड करके कैसा लगा? देखिए, बहुत दिनों बाद बहुत ढेर सारे लिखने वालों से मिलने का मौका मिला जो अलग अलग विषयों पे लिख रहे हैं। इससे अच्छी बात यह है कि एक नई जनरेशन जो लिख रही है उन लोगों से मिलने का मौका मिला। तीसरा, आज के इवेंट में एक और अच्छी बात है कि ज़्यादातर उन लोगों से मिलने का मौका मिला जो महिलाएं हैं, जो एक नए ढंग की दुनिया को सजा रही हैं, एक नए ढंग की दुनिया को देख रही हैं, एक नए ढंग के एहसास को जी रही हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा कि आखिर मेरे जनरेशन और उस जनरेशन के बीच में गैप क्या है, कॉमन क्या है, और हम कैसे जो जिन लोगों से मिल रहे हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं, उनके लेखन को एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी तो बातचीत में ये तय हुआ है, पर मैं उनकी किताबें पढ़ूंगा, उनकी कविताएं, उनके साहित्य से गुजरूंगा और तब देखूंगा कि सचमुच हम जो सोच रहे हैं आने वाली जनरेशन के बारे में वो क्या उससे ज़्यादा पोटेंशियल है या जो हम सोच रहे हैं सिर्फ उतनी ही पोटेंशियल है। सर, जो आज का इवेंट था वो मोर ऑफ वुमेन ओरिएंटेड था और कह सकते हैं कि यंग राइटर्स, जब मैं यंग राइटर्स की बात करी तो मेरा ये नहीं कि मतलब कि वो एक यंग एज राइटर थे, मतलब ये है कि बहुत ही बडिंग राइटर्स थे। राइटर्स की कोई जनरेशन नहीं होती है, जनरेशन होती है सोचने की। उम्र का जो अंतर होता है वो सिर्फ शब्द को पुख्ता करता चलता है। विचार समाज से आते हैं। हमें इन लोगों से मिलके यह अच्छा लगा कि आज जो समाज बन रहा है, जिस समाज को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कल को इस दुनिया में हम लोग नहीं होंगे तो ये इस समाज को कितना सुंदर बना के रखेंगे, कितना इमोशनल बना के रखेंगे। क्योंकि अगर आप में इमोशन नहीं है तो आप साहित्यकार नहीं हो सकते हैं। ढेर सारी महिला लेखिकाओं से मुलाकात हुई आज और उनमें मुझे दिख रहा है कि गहराई तक इमोशन की अनुभूति है। वो ज़िंदगी के कई प्लेटफॉर्म को इमोशन के साथ जी रही हैं, यानी वो इमोशन में भी है, मोशन में भी है, ड्यूटी पर भी है, ऑफ ड्यूटी भी है और हर जगह उनका इमोशन सरवाइव कर रहा है। तो मुझे ये अच्छा लगा और मुझे लग रहा है कि ये जो जिन लोगों से आज मुझे मुलाकात करने का अवसर मिला है, ये एक अच्छा साहित्य रचेंगे, एक अच्छा समाज रचेंगे। सो वैसे तो आपको काफ़ी सारे पुरस्कार मिले। देखिए, हमें जो सबसे अच्छा पुरस्कार मिला मधुलिमय जी के नाम से हिंदी साहित्य का, इसलिए कि मैं मधुलिमय जी को पढ़ता आया हूँ, उनकी ज़िंदगी के बहुत सी चीज़ें मैं जानता हूँ, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। और राजनीति में बिरले ही ऐसे लोग हैं जो सत्ता में भी रहे, सत्ता के बाहर भी रहे, पर उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। मधुलिमय जी उन खुशनसीब लोगों में हैं। तो मुझे सबसे अच्छा मधुलिमय पुरस्कार हिंदी साहित्य का पा करके लगा था और आज भी मुझे
उसी पुरस्कार के बारे में सोच के रोमांच होता है। जो ये आइडिया था द वर्ड ऑफ हिडन थॉट से जुड़ने का, वो आपको कैसे सूझा? देखिए, आइडिया तो ऐसा होता है कि जीवन में आता जाता रहता है। ट्रू। कई बार कुछ आइडिया ऐसे होते हैं जो आपके साथ चिपक से जाते हैं, आपके साथ बैठ से जाते हैं। और आइडिया मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ आते जाते रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हर आदमी की ज़िंदगी एक बहुत अच्छी किताब है, एक बहुत अच्छा उपन्यास है, पर हम इतने ईमानदार नहीं हैं कि हम अपनी ईमानदारी के मार्फत उस उपन्यास को जनता को पढ़ने को दे सकें। पर हर आदमी की ज़िंदगी एक कविता और एक तमाम कहानियां हैं उसमें। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपको अंदर तक बैठ जाती हैं, अंदर तक भेज जाती हैं और वो आपको काफ़ी प्रभावित करती हैं और काफ़ी दिन तक उनके इर्द गिर्द आप घूमते रहते हैं। कहते हैं कि एवरी राइटर हैज़ अ स्टोरी टू टेल। ठीक है, हर एक शायर के पास एक शायरी होती है जो अपने लोगों को सुनाना चाहता है, हर एक कवि के पास एक कविता होती है जो अपने लोगों को ज़रूर सुनाना चाहता है। देखिए, होता क्या है कि ये कहना बहुत मुश्किल है किसी भी लेखक के लिए। लेखक की स्थिति ऐसी होती है जैसे एक पिता अपने बच्चों के साथ, हर बच्चा उसे अच्छा लगता है, कभी वही बच्चा नटखट सा उसे शैतान लगता है। तो जब हम जिस चीज़ को लिखते हैं लगता है कि आज ये लिखा ये बहुत अच्छा है, फिर दूसरे दिन लगता है यार नहीं, ये इससे अच्छी चीज़ भी हो सकती थी। तो ये कहना कि कोई चीज़ मुझे एकदम पसंद आ गई, उसे मैं बांध के रख लिया हूँ और उसे ही सबको सुनाना चाहता हूँ, बहुत मुश्किल है। पर मैं ये ज़रूर लोगों से कहना चाहता हूँ, खूब पढ़िए और खूब लिखिए। ज़िंदगी को बुद्धि की जगह दिल से जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिमाग में हर चीज़ के तर्क होते हैं, सही के भी गलत के भी, पर दिल के पास तर्क नहीं होता है। वो सही चीज़ों पर ठीक से धड़कता है और ख़राब चीज़ों पर, गलत चीज़ों पर, गलत वो खराब हो जो आपको सूट नहीं कर रहा है, आपके टेम्परामेंट को सूट नहीं करता है, आपके एनवायरनमेंट को सूट नहीं करता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो दिल के इस धड़कन के मार्फत जीने की कोशिश कीजिए। कविताएं कुछ आपको आज अच्छी लग सकती हैं, कल वो ख़राब लगने लगेंगी, कल उससे अच्छी कविता आ जाएगी, क्योंकि ये लिखना एक निरंतर प्रक्रिया है। कभी अलग अलग लोग मिलते हैं, वो अलग अलग कविताएं बताते हैं कि आपकी ये कविता बहुत अच्छी लगी, कभी कोई कहता है कि आपकी इस कविता की ये लाइन बहुत अच्छी लगी। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो सही कह रहे हैं, फिर बाद में मुझे लगता है कि नहीं यार, ये इससे अच्छी तो मेरी दूसरी लाइन है। तो दो लाइन की मजबूरी से मैं अपने को मुक्त करता हूँ। और वैसे भी 2 लाइना और 4 लाइना तो बहुत ढेर सारे व्यंग के लेखक से सुना ही रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि कविताएं लिखिए, कहानियाँ लिखिए, खूब पढ़िए और जो जीवना है वो करिए। मेरी एक कविता है तलाश लो प्रेम। हालांकि मेरी जो कॉलेज की लड़कियां किताब है उसमें प्रेम के अलग अलग स्वरूप पर, अलग अलग डायमेंशन पे कई कविताएं मिलेंगी आपको, पर जो कविता है तलाश लो प्रेम, उसके कुछ लाइनें हैं। चूँकि आपने मजबूर किया पढ़ने के लिए तो मैं बताता हूँ। तुम नहीं जानती कि प्रेम तुम्हारे कुरान से बड़ा है, बच्चों की तालीम के सामने खड़ा है। तब आपको लगा कि हाँ, आप एक लेखक बनना चाहते हैं? देखिए, मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ही पिताजी चाहते थे कि मैं साइंस का स्टूडेंट बनूं, साइंस पढ़ूं, पर मेरे मन में पता नहीं क्यों साहित्य पढ़ना, लिखना, लेखकों की ज़िंदगी को लेकर के एक बड़ा ग्लैमर था। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरा जन्म ननिहाल में हुआ और मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी सम्राट थे, इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में टीचर भी रहे। उनके घर काफ़ी पला बढ़ा, काफ़ी समय तक रहा, मेरा नामकरण भी उन्होंने किया। तो उनके ग्लैमर को, उनके लगन को देख के मुझे लगा कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर जगह, जैसे वो उस समय इंदिरा गांधी से मिल लेते थे, इंदिरा गांधी से बातें कर लेते थे, तो मुझे लगा कि लेखक एक ऐसी चीज़ हो सकता है जो हर जगह पहुंच सकता है, जिसका अप्रोच हो सकता है। उसके पास अधिकार नहीं है, कर्तव्य है, पर
कर्तव्य उसे अपने आप तमाम लोग से कनेक्ट करते हैं। उस समय मैंने सोचा, और सबसे पहली बार हमने जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था तो उसमें जयप्रकाश नारायण जी पर एक कविता लिखी थी। ये मेरी पहली कविता थी। उभरते लेखक हैं, उनके लिए आप कुछ 2 पंक्ति कह दें। देखिए, अभी जैसे आज मैं बहुत सारी लेखिकाओं से मिला, सब उभरते हुए लोग हैं, इन्हें देख के मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक तो अच्छा ये लगा कि हृदय से जीने वाले समाज की संख्या बढ़ रही है। दूसरा, ये जो आने वाली जनरेशन है वो हमारे साहित्य को हमसे ज़्यादा समृद्ध करके जाएगी, क्योंकि उसके डायमेंशंस ज़्यादा हैं, उसके कमिटमेंट्स ज़्यादा हैं, और वो कई प्लेटफॉर्म पर अपने कमिटमेंट को पूरा कर लेने की स्थिति में है। स्वागत है आपका। आपको बता दें कि कार्तिक गुप्ता जी जो आज के जो लाइमलाइट हम कह सकते हैं, स्टार ऑफ द शो कहला सकते हैं। आज उनकी सिग्नेचर बुक 100+ स्प्लेंडेड वॉइसेस का लॉन्च हुआ है, जो कि लाइव लॉन्च था, और इसमें 125, जी हाँ, 1-2 नहीं बल्कि 125 फीमेल राइटर्स का रोल था। जानना चाहूँगी मैं सर आपसे कि आपने जो ये पूरा ऑल ओवर बुक है, इसका आइडिएशन कहाँ से आया आपको? जैसे द वर्ल्ड ऑफ हिडन थॉट्स, मैं सबको बताना चाहूँगा कि कंपनी किस बारे में है, मैंने कैसे चालू करा था। तो इसका जो मैंने उद्घाटन करा था, जब ये हम लोग ने डाली थी नींव, ये हम लोग नॉर्मल इंस्टाग्राम से डाली थी, और ये 6 साल पहले 2018 नवंबर को हम लोगों ने डाला था। तो द वर्ल्ड ऑफ हिडन थॉट्स एक मोटिव है, जो भी हिडन थॉट्स हैं हमारे समाज की, औरतों की, लड़कियों की, जिन लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है आज के समय पे कि किस तरीके से अपने थॉट्स को बाहर रखें, बाहर लेकर आएँ, समाज तक पहुँचाएँ। तो हम लोगों ने जब उस चीज़ को देखा तो हम 3-4 लोगों ने शुरुआत में उस चीज़ को चालू करा था कि इसको बाहर तक लेकर आते हैं। तो उसी चीज़ से नाम पड़ा द वर्ल्ड ऑफ हिडन थॉट्स, कि एक दुनिया जहाँ पे सारी जो थॉट्स हिडन हैं उनको बाहर लेकर आना है। तो द वर्ल्ड ऑफ हिडन थॉट्स का नाम वहाँ से हुआ। अब मैं बात करूँ इस सिग्नेचर बुक के बारे में, जो 100+ स्प्लेंडेड वॉइसेस है, जिसका आप लोग देख सकते हैं, ये वॉल्यूम 4 है, जिसका लॉन्च आज सहकारिता भवन में हुआ है उस चीज़ को। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें 125 से ज़्यादा फीमेल राइटर्स हैं। इससे पहले की जो वॉल्यूम्स रही हैं उसमें भी हम लोगों ने 500 से ज़्यादा फीमेल राइटर्स दुनिया भर की कवर कर रखे हैं। तो यहाँ से जो मोटिव हम लोग का आया है कि जितनी भी फीमेल राइटर्स हैं आज के समय में, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जो भी वुमेन्स हैं, मैंने देखा कि भाई 13 साल के बच्चे भी हैं, लोग भी हैं, स्कूल के लोग हैं, काफ़ी स्लम के लोग हैं, फीमेल्स में भी, उनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है। तो वो टैलेंट किस तरीके से निकाले, तो ये सिग्नेचर बुक हमारी बन गई है औरतों की वजह से, हमारी सोसाइटी की लेडीज़ की वजह से, जो बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी कविताओं को एकत्रित करके अपनी हिस्से में डाला है। तो अगर आप लोग ये बुक देखेंगे तो आपको उनकी फ़ोटो भी दिखेगी, उसमें उनके बारे में भी जानने मिलेगा और उनकी कविताओं से भी आप परिचित होंगे। सर ये तो बात हो गई किताब की, लेकिन अगर बात आपकी करें, ठीक है, तो आपने अपना करियर एज अ डेवलपर स्टार्ट किया, तो ऑल ऑफ सडन ये ऐसा सडन चेंज कैसे? जी मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक कर रखा है, फिर मैंने एमबीए करा है मार्केटिंग मैनेजमेंट से। तो इसमें रुचि मुझे शुरुआत से थी, मैं खुद एक राइटर हूँ, सारी चीज़ें, तो मुझे काफ़ी समय से रुचि थी, मैं फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ सारी उसमें। अब ये था कि राइटिंग फील्ड में मैं ऑथर हूँ, तो मैंने भी काफ़ी पब्लिशर्स उनको मैंने देखा। तो जब मैंने देखा, जब मैं स्लम में बच्चों को पढ़ाता था या मैं उनके साथ बैठता था, तो उनके बहुत अच्छे थॉट्स मेरे सामने आते थे। तो उस चीज़ में मैंने ये सोचा कि जो काम पब्लिशर्स आज के समय में जो इतना एक्सपेंसिव काम करते हैं, पैसे लेते हैं, वो एक साहित्य को साहित्य के तौर पे नहीं, बिज़नेस के तौर पे देख रहे हैं। तो उस चीज़ में बिज़नेस को ख़त्म करते हुए, साहित्य को साहित्य के तौर पे करते हुए, कि ये नहीं कि हम लोग इंस्टाग्राम की नॉर्मल व्हाट्सएप वाली भाषा लिख रहे हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश भी कहते हैं आज के समय पे, हम लोग प्योर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लैंग्वेज या जेन ज़ी, वी कैन से दैट, जेन ज़ी कन्वर्सेशन और सारी चीज़ें, तो उस चीज़ को ख़त्म करते हुए हम लोग प्योर लैंग्वेज में लिखते हैं। ओके, जो ये आज का इवेंट था वाइस वर्स 2025 इवेंट, जो आपने न्यूज़ ट्रैक के साथ कोलैबोरेशन में किया, वो इवेंट आपको अटेंड करके कैसा लगा ओवरऑल? मतलब जो फील थी आपकी कि यार ठीक है मुझे ये करना है, आप वो हो चुका, कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं खुद का सपना, कैसा लगा आपको? जी, तो वर्स वाइज हमारी सिग्नेचर इवेंट सीरीज़ है, जिसे हम लोग पिछले 3 साल से कर रहे हैं। हर साल मैं कोई ना कोई शहर पकड़ता हूँ, उस शहर में मैं जाकर साहित्य को प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ अपनी जॉब के साथ। हाँ, बहुत मुश्किल होता है, डेवलपर हूँ, तो मैं एमएनसी में जॉब भी करता हूँ। तो इस चीज़ में जिस भी शहर में जाते हैं, लखनऊ,
हमारा नवाबों का शहर है, यहाँ पे साहित्य सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में। मैं खुद कानपुर से बिलोंग करता हूँ, तो लखनऊ से भी एक बहुत प्यारा लगाव है। तो अब इस इवेंट के बारे में बता दें तो ये इवेंट जो रहा है हमारा, ये हर साल में एक ही बार इवेंट होता है, जिसमें साहित्य को फुल ऑन तरीके से हम लोग प्रमोट करते हैं। सारी चीज़ें साहित्य से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग को भी प्रेम है, उन सबको हम लोग इवेंट में आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, एंड वहाँ पे उनको पूरा ऑर्गेनाइज करके मजा आपको क्या लगता है कि पहले के कंपेयर में अब साहित्य कहीं ना कहीं धीरे धीरे फेड आउट हो रहा है या फिर और निखर करके आ रहा है? आज के डिजिटल दुनिया में मैं अगर आपको ईमानदारी से बताऊं तो डिजिटल दुनिया में साहित्य किताबों की वैल्यू ख़त्म हो रही है। जितना मैंने नोटिस करा है 6 साल की पब्लिशिंग में और सारी चीज़ों पे, लोग बुक्स से ज़्यादा ई बुक्स में शिफ्ट हो गए, पॉडकास्ट में शिफ्ट हो गए, ई बुक्स में शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे जब ई बुक्स में आते हैं ना, तो जो असली साहित्य प्रेमी हैं वो पुराने लोग हैं, जो इनको हम लोग कहते हैं कि 2000 से पहले जन्मे। बहुत कम ही लोग हैं जो हमारे जेनजी और अलग-अलग मिलेनियल्स हैं। तो उनका बहुत मुश्किल होती है कि उनको किताब की सुगंध से वंचित रह चुके हैं। तो वो जब किताब की सुगंध, हम लोग ही हैं कि उस सुगंध को, उस किताब के प्रेम को जगाने की कोशिश करते हैं साहित्य में इन इवेंट्स के थ्रू। तो लेकिन एक बड़ी महान हस्ती ने कहा था कि रास्ता चाहे जो भी हो, मंजिल पे पहुंचना ज़रूरी है। तो वही यहाँ पे वो आता है कि भैया नॉलेज है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि किताबों से हो या फिर ये। देखिए, नॉलेज हमें हर छोटे कण से मिल रहा है। अगर ये कप भी यहाँ पे रखा है तो वो भी एक नॉलेज दे रहा है कि हाँ, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है और ये टेबल पे ही रखा हुआ है। पर जब हम लोग किताबों की बात करते हैं, जब हम लोग लेखक की बात करते हैं, लेखक ने वो एक पर्टिकुलर लाइन कि द स्काई इज़ ब्लू, तो द स्काई इज़ ब्लू ये यूनिवर्सल फैक्ट है, बट उसको लेखक ने क्यों बोला, किस सोच से बोला, वो मायने रखती है। कि आई कैन से द स्काई इज़ purely blue and it is consisting of a lot of clouds. It's just a general statement. But the thing is कि उस statement को author ने किस अपने प्रेमी के लिए लिखा है, उसने भगवान को सोचते हुए लिखा है, उसने नेचर से प्यार करते हुए लिखा है। वो जो थॉट्स होते हैं एक लेखक के लिए, वो मायने रखते हैं। वो थॉट्स हम लोग एक बार पढ़ते हैं, आंखें हम लोग गाड़ते हैं, मोबाइल सब लोग यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हैं। और आज के समय पे आप करो, आपका साथ मोबाइल आपका हर समय का साथी है। आप अपने घर वालों के साथ बैठना इतना पसंद नहीं करते, आप मोबाइल के साथ बैठना पसंद करते हो। रात के सोने से पहले आपको मोबाइल चाहिए, उठने के बाद आपको मोबाइल चेक करना है। पर जो ये किताब है, ये आपको मोबाइल से दूर रखती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, इसमें आप जब किसी भी किताब को पढ़ते हैं, आप पूरा सारांश निकालते हैं, लेखक के बारे में समझते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी रही है। इंसान खुद में एक कविता भी है, इंसान खुद में एक पूरी स्टोरी भी है और खुद में एक किताब भी है। कुछ 2 पंक्ति या फिर 2 लाइन ऐसे कहें कि जो वो बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो वो बडिंग राइटर्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे शुरू करना चाहिए? मैं राइटर्स के लिए एक छोटे में शॉर्ट में बता सकता हूँ इस चीज़ पे। पंक्ति तो मुझे अभी याद नहीं है फ़िलहाल, बट हाँ, मैंने क्यों चालू करा था, मुझे वो 2 पंक्तियाँ याद है। गरीबी का दुख है कैसा, गरीबी शब्द से बड़ा गरीब है और गरीबी हर इंसान के बड़े करीब है। पर किताब, लेखक, साहित्य से जब बात करें, हर इंसान अमीर है। Lovely, that was really nice, sir. जिस तरीके से न्यूज़ ट्रैक हमारे साहित्य के इस इवेंट को प्रमोट कर रहा है, मार्केट कर रहा है, उन्होंने हमें दिखाया कि साहित्य के प्रेमी आज भी मीडिया में काफ़ी हैं। एंड न्यूज़ ट्रैक से अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म साहित्य को लेकर प्रमोट करने के लिए कोई नहीं मिल सकता। योगेश जी का जो न्यूज़ ट्रैक के एडिटर हैं और संचालक हैं, मुझे उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना है इस चीज़ को लेकर कि आज उन्होंने मुझे न्यूज़ ट्रैक के माध्यम से लखनऊ की, नवाबों की शहर में प्रसिद्धि दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, आप सब दर्शक जनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बुक है साहित्य की और सारी चीज़ें, आप लोग हम लोगों से जुड़िए। इंस्टाग्राम हैंडल हमारा द वर्ल्ड ऑफ हिडन थॉट्स है, आप लोग गूगल में भी जाके सर्च कर सकते हैं, न्यूज़ ट्रैक चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमें लेने के लिए। धन्यवाद आने के लिए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता की एक बहुत ही फेमस थिएटर आर्टिस्ट और जिन्होंने अपनी पहली बुक फायर इन द सोल लिखी हुई है। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक लेखक भी है।
इन्होंने अपनी थिएटर की जो जर्नी है वो 54 साल पहले ही शुरू कर दी थी और आज पहली बार इनकी जो बुक है हमारे मंच पे लॉन्च हुई थी। मैं जानना चाहूँगी इनसे इनकी बेहद खूबसूरत जर्नी के बारे में। सो हेलो मैम, वेलकम टू नवाबों के शहर लखनऊ। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? Thank you. I feel wonderful to be here. I've heard so much about Lucknow, and I'm looking forward to the experience. Okay, as I know about you that you have been born and raised in Kolkata, then you were living in Hyderabad. How are you feeling? Like, what's the difference between their environment and in our environment? You're in Lucknow, you Yeah, mean? Lucknow. Well, I think Hyderabad and Lucknow could be called cousins because the tehzeeb and the tariqa and the food seems to be quite similar. All the delicious kebabs and the biryanis, and I'm looking forward to eating more. We already tried some last night. So what did you try in our Lucknow? The first thing that you tried in Lucknow? The first thing we tried, we went up to the rooftop of our hotel and we had galoti kebab and lachha paratha. Oh, that's wonderful. Did you went to the old Lucknow side? Not The Rumi yet, Darwaza. not I yet. would suggest you to go there. Yes. So before we went into the foods and delicious view and insights of Lucknow, I would love to know that how are you feeling that the first book, Fire in the Soul, has launched today? How are you feeling? What's your experience right now? I feel wonderful. I think it's been a long and beautiful journey of writing this book. And what inspired you to write this? What was the one that thought that I have to write this, Mala has to write this book right now? actually, it wasn't like that. Okay. Mala didn't have to write anything. I just wrote a poem one day and I liked it. And I found a few days later that I wanted to write another poem, and so on and so forth. I wrote when it came to me. I didn't plan anything. I didn't even plan on having a book. It was actually a friend of mine who read my manuscript one day. It was lying on my desk. She read it and she said, "But these poems are beautiful. Why don't you publish?" And I said, "No, I'm not really looking to publish." But she said that they need to be published and shared with the world. I hope so. Here we are. Aside sharing for it. books and theater, I have heard that you love to travel. So how many places you have been till now? Oh goodness, I don't think I can. In numbers, in the normal numbers, how many years, how many places you have been? Well, I've been to a lot of places in India. I mean, the south I've traveled extensively. Then in the north, I've done the Jaipurs and Lucknow and Dehradun and Mussoorie and Kasauli and Delhi, of course, and all these places. And then outside of India, I've also traveled to extensively in Europe, in Canada, in the US, I've been to Thailand, I've been to Japan, I've been to New Zealand. So I think I'm quite a So as you are more into theater, right? So have you been to the theater world of all those places? Yes, I make it a point wherever I go to try and catch at least one play if I can. And if I can't, then at least I like to go and look at the auditoriums. Like in Lucknow, I'm planning to go and look at the auditoriums tomorrow. Maybe I bring a play here one day. Lovely. I would love to see. So ma'am, as each person has one story to tell, each shire have one shayari to tell. I would love to know one of your poem that you would love to tell our audience. Oh, you mean what poem I would like to recite Yes. to the audience? Any of the poem that you would love to share that's the go-to poem of yours that you have written by your own. Well, personally, I like them all. Well, I like most of them. Some of them I'm not so fond of. My poems actually talk about falling in love and what happens after you fall in love. The loneliness, the joy, the ecstasy, the agony, because, ecstasy and agony go hand in hand. So, and also one of the very most important things about love is unrequited love.
You know, when you love somebody, but that somebody That's doesn't something we love call you back. मोहब्बत के मकाम कहते होते हैं. Okay, Yeah. okay. I'm afraid my Urdu is not that great. No, but that's I'm lovely. I'm learning. Yeah. So, how that's- do you feel to get connected with Newstrag? Like, how are you feeling right now coming to our studio and coming to our channel, and you're just here? How do you feel right now? You know, I'm very excited. One of the nicest things is the other authors that I met. They are young and they're passionate, and you know, it's so interesting to be interacting with other people who write and want to share their thoughts and life's experiences. So it's great. I mean, I'm glad I came. You know, I'm enjoying the experience very much. Alas, I would love to ask you that how do you feel coming to Lucknow and you are with the Newstrag? You know, my interaction with Newstrack has been very interesting because I feel that it's a fabulous platform for young writers. Young, I mean not chronologically young, but people, you know, new writers, old writers, every writer, because it's a lovely platform which talks about your books and gives you a chance to share your book with the world, right? आज नवाबों के शहर में हैदराबाद की बिरयानी से भी फेमस कोई आया है. हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नाजिया शेख मैम की. डॉक्टर के साथ साथ ये एक बहुत ही फेमस राइटर, 4 सोलो बुक्स लिख चुकी हैं मैम. उसके अलावा कई इनाम अपने नाम कर चुके हैं. आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी बेहद खूबसूरत जर्नी के बारे में. सबसे पहले हेलो मैम, नवाबों के शहर में आपका स्वागत है. कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है. बेसिकली लखनऊ का तो बात ही है कि शायरों का शहर है, तो इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती है किसी शायर के लिए, किसी पोएट के लिए यहाँ पे आने से. और लखनऊ जैसे जाना जाता है तहजीब, अदब और मेहमान नवाजी के लिए, हम हैदराबादीज भी वही मानते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है मेरे ख्याल से, मानी जा सकती है. तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है लखनऊ आके. आपने इतनी सारी बुक्स लिखी, जिस बुक ने मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा वो आज की जो बुक आपकी लॉन्च हुई. तो मैं जानना चाहूँगी कि आज की जो आपकी बुक लॉन्च हुई थी, वो आइडिया जो था, वो थीम था, वो एक जब भी कोई लेखक लिखता है तो एक कोई चीज़ उसके दिमाग में टिकर करती है, तो वो आइडिएशन कहाँ से शुरू हुई थी? बेसिकली मेरी सभी बुक्स जो है मैं लिखती हूँ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर. जो भी आप लाइफ में यू कम अक्रॉस, चाहे वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं लिखती हूँ. जो भी मेरे बुक का सबसे मेन पहलू होता है दर्द. तो दर्द के कई डिफरेंट पहलू आपको इस बुक में दिखाई देंगे. दर्द जो हार्ट ब्रेक से होता है, दर्द किसी डिसअपॉइंटमेंट से होता है, दर्द जो आपके रिश्तों में नाकामयाबी की वजह से होता है, या फ्रेंडशिप बोल लीजिए. तो बेसिकली पेन का हर एक डिफरेंट पहलू आपको इसमें दिखाई देगा. सो दास्तान दिल शिकस्ता जो मेरी बुक है जो आज लॉन्च हो रही है, तो दास्तान दिल शिकस्ता इज अ स्टोरी ऑफ अ ब्रोकन हार्ट as it says. तो पहले अगर हम बात करें इस नाम की, दास्तान दिल शिकस्त, जो ये नाम है वो खुद में ही एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिख रहा है. तो आपको ये नाम कैसे समझ में आया कि हाँ मुझे अपनी किताब का नाम यही रखना है? बेसिकली मैं जब नाम सोचती हूँ तो इट हैज़ टू बी समथिंग विच इज़, अब जैसे मैंने जो मेरी पोइट्रीज है, जैसे मैंने बताया दर्द की है, तो शिकस्तगी इज़ अ ब्रोकन, शिकस्ता मीन्स ब्रोकन. सो शिकस्ती, जब दिल टूटने की कहानी लिखनी है तो इससे बेहतर नाम हो ही नहीं सकता था. ओके, तो आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं भूल रही हूँ तो मैम एक पोइट भी हैं और मैम ने कई सारे अवार्ड्स इनमें भी जीते हैं. तो मैं चाहूँगी कि मैम कुछ 2 पंक्तियाँ हमारे ऑडियंस को भी सुनाएं ताकि वो पीछे ना रह जाएं. माना मैंने आपने इवेंट पे हमारे बोला है, लेकिन मैं अपने ऑडियंस को चाहूँगी कि आप उनके लिए कुछ खास 2 पेशकश कर दें. देखिए मैं हमेशा अपनी कोई भी ये लाइन सुनाना नहीं भूलती हूँ. जैसे गौर फरमाइए, एक शायर शायरी किसी को मुतासिर करने के लिए नहीं करता. एक शायर शायरी किसी को मुतासिर करने के लिए नहीं करता है, वो तो सिर्फ अपने जज्बातों का गुज़बार लफ्ज़ों में है पिरोता. जो बात वो कह न सका किसी से, जो बात वो बयां कर न सका किसी से, बात उसी दिल शिकस्तगी की वो अपनी नज़मों में है सुनाता. वाह, आई तो लव शायरी, मगर ये जो आपने दर्द पिरोया है मेरी ऑडियंस शायद रो दे. थैंक यू सो मच मैम. अब मैं जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पे हमारे न्यूज़ट्रैक के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा है. जहाँ तक मुझे पता चला है कि आप मतलब किसी भी मीडिया चैनल का सबसे जो रहता है वो ये है कि हाउ यू
bring out the stories. और mainly जो प्रोत्साहन जो बोलते हैं ना, प्रोत्साहन आप लोग क्रिएटर्स को दे रहे थे, आर्टिस्ट के लिए जो है, तो न्यूज़ ट्रैक स्पेसिफिकली आर्टिस्ट के लिए काफ़ी काम करता है, तो वो जानकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो आपसे जुड़ के लग के काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिलहाल मौजूद है हमारे साथ कनिष्का राज मिश्रा जी। हेलो मैम, वेलकम, आपका स्वागत है लखनऊ में भी और हमारे यहाँ चैनल में भी। सो जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं कि कनिष्का मैम एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, आपको बता दें कि ये फेस पेंटिंग करती हैं और इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अपने एग्जीबिशंस के ज़रिए न्यू टैलेंट को और एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा उनकी जो आज बुक लॉन्च हुई है द वुमेन्स ऑडिसी, इनको द नेशनल बुक्स की तरफ से भारत विभूषण अवार्ड मिला है, जो एक सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अब हम इनसे जानेंगे कि इनकी जो ये जर्नी है, राइटिंग की जर्नी, और फिर कह लें कि जो इनकी ये खूबसूरत जर्नी है वो कैसे शुरू हुई। हेलो मैम। Hello, I'm really pleased to be here. The only thing is, like, I have been writing since my childhood, and then when I was in my in my school, in class 12th or something, one of my colleague who was in touch with the world of hidden thoughts, so she suggested me to publish my write-up. So I was not a person who was thinking of publishing it somehow. So for the first time, I submitted certain write-ups of mine, and it got. I was a co-author till that date. I have worked in the Splendid Voices Volume 2 and 3, Splendid Voices Volume 4, Stagnant Tears, other books. So I was very delighted. Then the owner of this Hidden Thoughts, he suggested me, you are capable enough, if you want, you can write your solo book. So that was something I thought of, and this is my first solo book. And I was not expecting it will be recognized by so much, I'll get those orders, honors and all. So that was very impressive on my thing, that I was like, this gave me more motivation and inspiration to just continue this journey. So in writing, एज अ पैशन आप एक टीचर हो, राइट? उसके अलावा आप एक फेस आर्टिस्ट भी हो, एंड इसी बीच आपने वक्त निकाला किताबें लिखने का। हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? like it does take time, but the motivation, that consistency, you can say. Like I teach, and if you want to teach someone, you should bring certain changes. Like as my someone of my renowned person, he told me that if you want to teach students, if you want to have someone, if you want to inspire others, you should get that inspiration in yourself also. Like there's a old saying also, like if your happiness or inspiration is a perfume, if you want to spray on others, you have to get a few drops on yourself. True. So to inspire others, I need to have something in me, I need to be inspired and motivated, should have something so that people are inspired. If I'm not having anything, why will anyone be inspired by me? So I want to make that impact. So lovely. जैसा कि मैम ने कहा, you have to be inspired if you want to inspire. तो who is your inspiration? Like in fields of arts, in all over field, the one person that inspires you. Like I generally don't have any such inspiration. I don't idolize any person. My inspiration is any single woman you can talk about. Any single woman, maybe a housewife or a working woman. The beauty of a woman. Oh, that is something that can surpass any talent, anything. The way a woman is born with the artistic skills. If you go in anyone's house, the houses are so well done. That is the beauty, that is the artistic nature. Yeah, true. The way she manages things, that is the business That's ideas. also That is, and that is any business when you go for, you have to manage certain things. She manages the house, every sector, be it your husband, be his children, be her children, everything she is managing. So she is all-rounder, and if you are inspired by a woman, you don't need any inspiration. So I'm just fascinated about any single woman who is striving for success, who is doing her job, who is happy and satisfied in life. So how do you feel कि आज आप आज came in the Words Wide event में 24-25 event में आपकी ये book launch? How do you feel? How are you feeling right now? Like I was very happy for the book launch. I met so many people, the audience, and this was so much supportive audience, and the award function, everything. Like that was a dream come true. I hadn't imagined this. And specializing, like everyone focus on the cover page of my book. Like I like the thing in this book, both the things have been like not only poetry, the cover page has been painted and hand designed. It's my painting actually. So I got the praises for the painting as well as the write-up. So that was something, in one way I got two things promoted.
So I was That's happy for very that. lovely. So, as my favorite line that I ask every writers, every artist, ke every writer has a story to tell. Every poet has a, poem to tell. हर एक शायर के पास एक शायरी होती है बताने के लिए. तो what's your go-to that you would love to tell your audience, that you want every of your audience to listen? Like the One only, line, one slang, anything. one thing you can say, like instead of like we are always striving for perfection, ठीक है, we all are striving for perfection. So instead of striving for perfection, we can strive for consistency. Like if you are consistent in your work, you'll definitely be perfect. So don't try to prove your actions, try to improve your actions. Like if someone is saying something wrong, there might be वो उनका concept हो सकता है, it might be his way of thoughts. So instead of proving your actions, try to improve that, and if you have that thing, anything is possible. So, अब हमारे साथ मौजूद है आकांक्षा दीक्षित जी, co-author of 100 Splendid Voices. भैया पेशे से पत्रकार, ठीक है, कंटेंट राइटर भी, लेकिन शुरुआती दौर में ये डेवलपर थी, ठीक है. इनसे हम जानना चाहेंगे कि इतनी मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टैलेंटेड जो फील्ड आपने चूज़ की है वो कहाँ से उभरती है. मतलब शुरू आपकी जो ये जर्नी है कि हाँ ठीक है हमें ये भी करना है, ये भी करना है, इसकी शुरुआत कहाँ से की आपने? मुझे तो लग रहा है कि आप मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दे रही, लेकिन मुझे इस बात की तारीफ़ करना चाहेंगे कि आप लोग इतना अच्छे से चीज़ों को पेश कर रहे हैं. लेकिन ठीक है, आपने मेरी जर्नी के बारे में पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है जो कि टेक्निकल फील्ड से है. और हाँ, शुरू में 3-4 महीने डेवलपिंग भी किया, लेकिन वो होता है ना कि एक मन से आवाज़ आती है कि यार ये तेरे बस का काम नहीं है, तू कुछ और कर. तो उस डेवलपिंग की फील्ड में जाकर ना वो टेक्निकल काम सब चीज़ें समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं बहुत खो रही हूँ चीज़ों में, मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है. और सुकून मुझे लिखने में आता था. इंटर कॉलेज से ही डिबेट कंपटीशन है, निबंध हो गए हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी रहे हैं और कई सारे प्लेस के लिए लिखा है. तो एक अंदर से पता नहीं कसक थी कि तुम उसी फील्ड में आगे बढ़ो आकांक्षा, आप लिखो और आगे बढ़ो. तो फिर पत्रकारिता एक ऐसा एक होता है ना कि ऐसा क्षेत्र है जिसमें अच्छा इंसान उभर के आ जाता है. वो आपकी लेखनी को इतना एकदम पॉश बना देते हैं, इतना वो आपको सरीख देते हैं ना, इतना होता है ना कि जब पत्थर पे जब चोट पड़ते हैं तब वो निखर के आता है, एक मूर्ति बन के आती है. तो मैंने इस फील्ड को चुना कि यहाँ से मैं कुछ सीखूंगी और उसके बाद शायद मेरी कविताओं में और मेरे लेखों में एक कसक निकल के आएगी, कुछ ऐसा जो पाठकों को आकर्षित करे. तो पत्रकारिता से चीज़ों को शुरू किया और धीरे धीरे वो चीज़ें निकल के आईं जो मेरे दिल को अच्छी लगी. फिर कविताओं से और लेखों से सिलसिला शुरू हो गया और वो अब तक चलता आ रहा है. कभी कोई एक लेखक, शायर या कवि लिखता है तो वो अपने दिमाग में किसी एक चीज़ को बिठा लेता है कि हाँ ठीक है, वो उसके इंस्पिरेशन होता है. तो वो आपके केस में क्या है? मेरे केस में हर एक चीज़ इंस्पिरेशन है. वो सड़क का चलता हुआ आदमी भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, सड़क के किनारे बैठी हुई एक भिखारिन भी मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मेरे घर में मौजूद मेरे पेरेंट्स भी, यहाँ पे अगर आप मौजूद हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं, इनफैक्ट अगर मैं कहूँ अगर ये कप है और इसमें मौजूद अगर पानी है तो वो भी एक इंस्पिरेशन है. कवि का नेचर ही ऐसा होता है कि वो हर चीज़ में इंस्पिरेशन ढूंढ लेता है और फिर शब्द मिल जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. जो आपका जो आज का इवेंट था, ठीक है, वर्ड्स वाइज 2025, ये इवेंट आपने अटेंड किया, आपको कैसा लगा? इस अनुभव को एक तरीके से मैं ये कहूँ कि एक्सप्रेस कर पाना मेरे लिए, मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं. ये मेरे लिए पहली बार था कि मैंने कोई लाइव इवेंट ज्वाइन किया. मैंने हमेशा जो है अखबारों तक की चीज़ें सीमित रहीं. किताबों पर निकल के आना थोड़ा सा होता ना कि बहुत से लेखक होते हैं, लिखते चले जाते हैं लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. तो वर्स वाइब मेरे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी थी जिसने मुझे वो मंच प्रदान किया जहाँ पे और लोग मेरी लेखनी से, मेरी कविताओं से जो है ना समक्ष आ सके, उनसे मेरा इंटरेक्शन हो सका. और मैं आपको एक बात इंटरेक्शन की कर रही है तो जो ये द वर्ल्ड ऑफ हिडन आर्ट्स है, ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ हिडन थॉट्स से आप कैसे जुड़ी? द वर्ल्ड ऑफ हिडन थॉट से तो मैं शायद 2020 या 21 से मैं जुड़ा हुआ था कविताओं के थ्रू ही. तो धीरे धीरे होता ना कि पहले मेरा हिंदी में ही रुझान था, फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी लिखना शुरू करें. तो मैंने डुअल चीज़ें करी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने चीज़ों को भेजना शुरू किया. उन्हें अच्छी लगी. फिर उन्होंने उसके वॉल्यूम 3 में उस कविता को जगह दी. फिर उसका स्प्लेंडेड वॉइसेस का वॉल्यूम 4 भी आया और इसमें भी मेरी कविता को उन्होंने जगह दी. इसके लिए मैं उनके ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी.
और इस पब्लिकेशन हाउस की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। उन्होंने बहुत से राइटर्स को, बहुत सारे बडिंग राइटर्स को ऊपर तक उठाया है और एक मंच प्रदान किया है जहाँ पे सब लोग सम्मिलित हुए और सबने इस इवेंट का भरपूर लुत्फ़ उठाया। धन्यवाद। आप इन सारी चीज़ों में न्यूज़ ट्रैक का जो समर्थन है उसको कैसे देखती हैं? देखिए, मैं लखनऊ की रहने वाली और न्यूज़ ट्रैक की ताकत को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीडिया हाउस इन लखनऊ। और आज के समय में, बल्कि ये नहीं, जब इसका ई पेपर भी आता था अपना भारत, उसको भी मैं बहुत अरसे से पढ़ती रही हूँ। और एक होता ना कि पर्दे के पीछे मैंने मीडिया हाउस में काम किया है, आज पर्दे के आगे आकर बैठकर बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, तो वो एक खुशी अलग ही है। तो अभी फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद है तनु सोनी जी, जिनको उनके बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि तनु सोनी जी मात्र 24 साल की उम्र में, जी हाँ बिल्कुल, मात्र 24 साल की उम्र में इन्होंने CNC चाय नाश्ता की ओनर है और एक बहुत ही फेमस फूड ब्लॉगर है। तो आज हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे इनकी इस ब्यूटीफुल जर्नी के बारे में और इनके इंस्पिरेशन के बारे में। तो हेलो तनु जी, नमस्ते। एंड मैं आपको बता दूं, थैंक यू नाज़नी फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। दिस इज़ द थिंग जो मुझे इतना आगे बढ़ने को और ज़्यादा कहता है, क्योंकि ऐसा इंट्रोडक्शन जब होता है ना तो मुझे फील होता है कि आई एम इंस्पायरिंग समवन, कि लोग मेरे बारे में इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको और इंस्पायर करती है कि आपको अभी और आगे बढ़ना है और ग्रो करना है। तो मैं कभी इसीलिए रुक ही नहीं पाती हूँ। ठीक है, बात आपने इंस्पायर की है तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो ये फूड की जर्नी है, आपकी जो ये स्टार्टअप की जर्नी थी, उसमें आपको किसने इंस्पायर किया? तो मैं बता दूँ, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि मतलब किससे आप सराउंडेड हो, कैसे लोगों से सराउंडेड हो, वो बहुत मैटर करता है। ऑनेस्टली आपको बता दूं, आपके थॉट्स ही वहीं से ही निकलते हैं कि कितना बड़ा आप कर सकते हो और क्या कर सकते हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं मतलब जिनके सराउंडिंग में मैं रही हूँ और मुझे समझ आया स्टार्टअप वर्ल्ड होता क्या है और इसमें कितना और एक्सपोजर है, कितनी और आगे तक की चीज़ें हो सकती हैं। शुरू हर कोई छोटे से करता है, नो डाउट, और छोटे से करते करते वो बड़ा एटलीस्ट थॉट तो आना चाहिए कि आप बड़ा कर सकते हो, और अगर वो थॉट आ गया तो डेफिनेटली आप बड़ा कर सकते हो। और रही बात इंस्पिरेशन की, तो इंस्पिरेशन एक रही है हमेशा मेरी कि लड़कियों के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। यू नो दैट। एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से ऐसा मतलब नहीं कि आपके पास पैसे हो जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से रहोगे, नहीं। आप अपने डिसीजंस ओन करते हो। द डिसीजंस विच यू टेक, आपको किसी को पूछना नहीं है कि ये सही है या गलत है। व्हेन यू अर्न मनी, आपको गलत होगा या सही होगा, इट्स ओके, कुछ तो होगा ना, बट एटलीस्ट आप अपने डिसीजंस को ओन तो करोगे। तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरा यही रहा है कि डू समथिंग फॉर योर सेल्फ और लोगों को इंस्पायर करना है, जो आपको देख करके बोले कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है एंड आई कैन हेल्प देम। ओके, तो जैसा कि आज हमारा इवेंट हुआ था वर्स 5 इवेंट 2025, तो यहाँ पे आपको फूड पार्टनर बनकर के कैसा लगा? ये चीज़ भी है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। जैसे वाइस वर्व इवेंट मुझे मिला वर्ड ऑफ हिडन थॉट्स के थ्रू, ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना जो मुझे और आगे बढ़ने का मौका दी। ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो मुझे शायद से खुद से नहीं मिलता, बिना सोशल मीडिया के नहीं मिलता। उन्होंने मेरा काम देखा, मेरा स्टार्टअप और मेरी मेहनत देखी, और उनको लगा कि ये कुछ कर रही है, इनका एटलीस्ट हम थोड़ा हेल्प करके और इनकी मदद कर सकते हैं आगे बढ़ने में। तो अभी आपने कहा कि उन्होंने देखा कि आप में क्षमता है, ठीक है, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपकी जो स्टार्टअप है वो बाकी स्टार्टअप से, जो बाकी स्टार्टअप्स हैं उनसे यूनिक कैसे है? देखो, मैं एक और बात आप सबको बताती हूँ, कैफ़ेज़ तो बहुत है, हम सबको पता है बहुत हैं, बट बीइंग अ गर्ल, मतलब व्हाट आई फील इज़ कि मुझे नहीं पता था इतने डिफरेंसेस होते हैं लड़के और लड़के में। ऑनेस्टली होते हैं, ये तो मुझे पता था, बट मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब मैंने ये कैफ़े ओपन किया तो मुझे इतनी लड़कियाँ रीच आउट करती हैं, मैम मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। जब मैंने किया मुझे लगा इट्स ईजी, ठीक है कर लो, आपका एक डिसीजन ही तो है। बट बहुत लोग के घर में रोकने वाले होते हैं, चाहते हैं कि ठीक है ये बिजनेस सिर्फ लड़कों के लिए होता है, लड़कियों के लिए नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये चेंज लेकर के आ रही हूँ कि ये सबके लिए है, लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी। जो भी मेहनत करना चाहता है वो सबके लिए है। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगती है कि मेरी चीज़ ये डिफरेंट है, और मैं ये सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बता रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कैफ़े ओपन करके हैं बट वो बता नहीं रहे हैं, तो ठीक है वो उनका चीज़ है, बट मैं एटलीस्ट सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें बता पा रही हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा डिफरेंट है कॉन्सेप्ट। ओके, हाँ। सो मना तो बहुत लोग करते हैं जब आप कोई स्टार्टअप करते हो या फिर कोई अच्छा काम करने जाते हो, बहुत लोग आपको मना करते हैं कि नहीं ये मत करो या फिर ये बहुत बेइज्जती होगी। आपको सपोर्ट किसने किया था? तो रही बात सपोर्ट की, तो मेरी सराउंडिंग, मैंने आपको बताया कि आई कैन रिवील दैट, बट मेरी सराउंडिंग ऐसी रही है कि मुझे लगा, मुझे स्टार्टअप वर्ड के बारे में जब नॉलेज हुआ तो मुझे लगा कि अरे जो मैं कर रही हूँ इससे बड़ी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है, तुरंत बड़ी चीज़ें नहीं हो जाती हैं। तो जब मैं शुरू करूँगी तभी तो कुछ ना कर पाऊँगी, जब रिस्क लूँगी तभी तो कुछ कर पाऊँगी। तो वो रिस्क लेने का कहीं से तो मेरे सराउंडिंग से ही आया कि लोग रिस्क ले रहे थे, तो मैंने उनको भी देखा है। तो वो देखते देखते कहीं ना कहीं मेरे अंदर से आया कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट
होना है और साथ में बहुत ही एक अच्छी प्राउड ज़िंदगी जीनी है कि लोगों को ऐसा फील हो कि मैंने उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाए हैं। तो इस चक्कर में भी ये चीज़ मैंने किया और लोग जब देखते हैं ना तो मुझे बहुत ही वो प्राउड फील होता है कि मेरे थ्रू कोई इंस्पायर हो रहा है। तो वहाँ से ये चीज़ आई, लोगों के सपोर्ट से आई। बेसिकली कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे ऐसा इंस्पायर किया है कि रिस्क लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, या करोगे या मरोगे, ठीक इट्स है। ओके। जैसा कि अभी तनु जी ने कहा कि रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट, तो तनु जी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अभी बीच में हमने देखा था वड़ा पाव गर्ल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी, ठीक है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ स्टार्टअप, आप क्या कहना चाहेंगे? सी अगेन, मतलब मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं है, आई टोटली रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है, सबने अपनी अपनी मेहनत से किया, छोटे से शुरू होके किया, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं, आपको देखना है। कोई लड़की इतनी मेहनत करी है, रोड पे करी है, आप उसकी मेहनत भी देख सकते हो, या फिर कोई लड़की मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंच चुकी है तो फिर आप उसको नेगेटिव बोल करके भी बहुत सारी बातें कह सकते हो। अपनी अपनी पर्सनल जर्नी होती है। आई डोंट नो व्हाट शी इज सफरिंग फ्रॉम, शी डोंट नो व्हाट आई एम सफरिंग फ्रॉम। मुझे ऐसा लगता है जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है, और जिसका इंटेंशन प्योर है वो ज़रूर से आगे बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके, हमारा आखिरी सवाल ये कि आपको वर्ड्स वाइब 2025 में आकर के कैसा लगा, वो आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए, लेकिन न्यूज़ ट्रैक के साथ जुड़ करके आपको कैसा लगा? मैं बता दूं, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू योगेश मिश्रा सर, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। ये न्यूज़ ट्रैक का प्लेटफॉर्म आप समझ नहीं सकते एक छोटे बिजनेस ओनर के लिए, स्टार्टअप ओनर के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है, मुझे लग रहा है शायद से मैंने कुछ तो अच्छा काम किया होगा, क्योंकि इतने कम टाइम पे अगर मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है, और ये मेरे अंदर और ज़्यादा करेज ला रहा है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। तो थैंक यू सो मच टू न्यूज़ ट्रैक एंड टू एवरीवन रिलेटेड टू दिस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हमारे साथ मौजूद है दीप्ति जी, जो एक बहुत ही खुश मिजाज खुशनुमा किस्म के इंसान है, और फिलहाल इनका करियर तो हम नहीं बता सकते क्योंकि एक ये राइटर है, और एक राइटर का करियर सिर्फ राइटर जानता है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके इंस्पिरेशन के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, और उनके जो किताब लॉन्च हुई है साइलेंट विस्पर, उसके बारे में। आप कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को द वर्ल्ड ऑफ हिडन थॉट के ही थ्रू यहाँ पे आने की भी। वैसे तो मैम की बुक पहले भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन आज मैम का पहला लाइव सोलो लॉन्च बुक था, तो आपको ये इवेंट अटेंड करके ऑडियंस के सामने इतने सारे एक साथ ऑडियंस को देख करके कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा, लाइव लॉन्चिंग पहली बार कराई है बुक की, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, और लोगों ने बुक्स भी खरीदी हैं साइन करवा के कॉपीज़, तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है? इंस्पिरेशन एज सच तो मैम कुछ नहीं है, बस मन क्या और लिख दिया? हाँ ऐसा ही, स्टार्टिंग तो ऐसे ही हुई है कि बस पहले 2 लाइनर्स लिखी, फिर उनको 4 लाइनर किया, फिर पोइट्री में कन्वर्ट किया, ऐसा रहा है। ऐसे इंस्पिरेशन मैंने कहीं से नहीं ली है। जैसा कि मैम ने कहा मैम पोइट्री भी लिखती हैं, तो मैम क्या कुछ 1-2 लाइन हमारे ऑडियंस के लिए भी? जी बिल्कुल मैम, मेरी पोइट्री का नाम है मनमानी। यादों की मनमानी है, आँखों में समुंदर जितना पानी है, पहले ये हमारी थी, अब ये सिर्फ मेरी कहानी है। बातों की मनमानी है, आँखों में अभी थोड़ा पानी है, तुझे बुला बैठे हैं, बताइए कौन सी कम कुर्बानी है। सपनों की मनमानी है, अब तो बस इन आँखों को हैरानी है। हाय ये दुनिया और इसके लोग, आजकल बस प्यार जिस्मों की कहानी है। बात अगर हम उभरते सितारों की कर रहे हैं, तो अब हम आकाश जी को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? आप में से बहुत सारे लोग इन्हें जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि आकाश नौटियाल जी एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर है, जो अपने स्कूल टाइम से गाना गाना शुरू कर दिया था। सिंगिंग तो मैं अपना स्कूल टाइम से ही कर रहा हूँ। ओके। देन उसके बाद धीरे धीरे जब मेरे को लगा कि कुछ लिखना चाहिए खुद से, क्योंकि पहले कवर सॉन्ग्स कर रहा था, देन उसके बाद खुद से लिखना शुरू करा। स्टार्टिंग शायरी से करी, पोइट्री से करी, देन उसके बाद मैं धीरे धीरे सॉन्ग्स में चला गया कि हाँ भाई सॉन्ग कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। देन अब मैं अपने सॉन्ग रिलीज करता हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। आपने जो अपना पहला गाना लिखा था वो कौन सा था? मेरा पहला गाना था हंस तो रहा हूँ, तो अभी यूट्यूब क्या आप वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को गुनगुना करके सुना सकते हैं? हाँ ज़रूर, बिल्कुल प्लीज। तो ये मेरा पहला गाना है जो यूट्यूब पे 93 के पार हो चुका है, तो अब सुनाता हूँ ऐसे। हाँ हंस तो रहा हूँ पर थक सा गया हूँ, नहीं जाना वहाँ पे जहाँ से मैं गुम हो गया हूँ, हाँ हंस तो रहा हूँ। वाओ, दैट वाज रियली नाइस, बहुत ज़्यादा प्यारा था। मैं बहुत कम लोगों को पसंद करती हूँ, एंड आई रियली लाइक योर वोकल, और जैसा आपने आज परफॉर्म किया था वो बहुत ही बेहतरीन था। तो अगला सवाल मेरा ये है कि आप वर्ड्स वाइब 2025 में परफॉर्म करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, मैं बहुत टाइम से इनके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग आते हैं यहाँ पे बहुत सपोर्टिव रहते हैं कि उन्हें मेरा आर्ट पसंद आता है, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। नमस्कार प्रियंका जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवाबों के शहर लखनऊ में। थैंक यू। आपको बता दें कि प्रियंका जी उड़ीसा से हैं, और तो और इनकी सबसे खास बात,
कक्षा 9 में, जी हाँ, मात्र क्लास 9th में इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इनको करना क्या है। स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन मैं बताऊं उससे ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा कि वो प्रियंका जी खुद अपने लफ्ज़ों में आपको बताएं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो ये बेहद ही खूबसूरत जर्नी है, जैसा कि आपने कुछ देर पहले मुझे बताया कि क्लास 9 से कैसे शुरू हुई? तो मुझे बचपन से एक्चुअली एसेज लिखना काफ़ी पसंद था और मैंने काफ़ी सारे एसे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया है। बट द टर्निंग पॉइंट वाज जब हम स्टैंडर्ड 9 में अपने स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पे गए पुट्टपर्ती। तो फिर वहाँ से आने के बाद हमारे टीचर्स ने एक कंपटीशन रखा और उसमें बोला कि अपना एक्सपीरियंस जो है लिख के आपको बताना है कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और मैंने जो लिखा उसको सबने काफ़ी पसंद किया और पुट्टपर्ती के जो वहाँ पे पब्लिशिंग हाउस है वहाँ पे वो पीस को पब्लिश किया गया उनके मैगज़ीन में। ओके, दैट्स लवली। आज जो आपकी ये बुक लॉन्च हुई है इनविजन, जी। इसमें जो आपने लिखे हैं, अपने शब्द को उतारे हैं, उसका आइडिया कहाँ से आपको शुरू हुआ? आइडिया तो बहुत जगह से मिलता है, बस इसमें जो मेरी पीस है वो बेसिकली इस चीज़ पे है कि कैसे जब हम बड़े होते हैं तो हमारी कुछ तो होती हैं जो हमारे ख्वाब होते हैं और कुछ होती है जो हमारी ज़िम्मेदारी होती है, और उस ज़िम्मेदारी को परस्यू करते करते कहीं ना कहीं हमारा जो ख्वाब होता है, हमारा जो पैशन होता है वो थोड़ा दब जाता है। तो ये जो पीस है ये उसी के ऊपर है कि अपने ख्वाबों को इतना ना दबा लो अपनी ज़िम्मेदारियों के पीछे कि वो दम तोड़ दे। दैट्स लवली। आपको बता दूं कि प्रियंका जी लिखने के अलावा उनका जो जानवरों को लेकर के इंटरेस्ट है, जी हाँ, हम बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जानवरों को लेकर के मैम बहुत इंटरेस्टेड है और उनके लिए मैम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। पार्ट टाइम में जब वो फ्री होती हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारियों से हटती हैं, तो जो अपनी ज़िंदगी के जो ख्वाब है, जैसा कि मैम ने कहा, ख्वाबों के साथ साथ वो अपना वक्त जानवरों के साथ भी बिताती है। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपने उनके लिए कभी कुछ लिखा? जी बिल्कुल लिखा है मैंने। क्या वो आप हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा इच्छुक रहती है कि वो ऐसी चीज़ों को ज़रूर सुने। जी, तो आज से कुछ 2 साल पहले की बात है जब आप सबने सुना होगा कि एक एलिफेंट को उसके खाने में एक बॉम्ब दे दिया गया था जिसकी वजह से उसके बच्चे की मौत उसके पेट में ही हो गई थी। तो कैसा होता है ना कि इंसानों में जब अगर एक लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसका बेबी डिलीवर होता है तो हम कितनी खुशियाँ मनाते हैं। तो हम ये सेम चीज़ एनिमल्स के साथ क्यों नहीं कर सकते? जब वो जो एनिमल होते हैं वो प्रेग्नेंट होते हैं या फिर जब वो डिलीवर करते हैं उसके बाद भी उनके जो बच्चे इतने छोटे होते हैं, हम उन सब का भी वैसा ही ख्याल रख सकते हैं। हम सबको अपने तरफ से चाहिए कि हम थोड़ी सी अपने अंदर दया रखें और ये समझे कि वो भी हमारे इस प्लेनेट का एक पार्ट है। आज वर्ड्स 5 इवेंट 2025 में आपकी ये बुक इनविजन लॉन्च हुई, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत प्राउड मोमेंट है। मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, आप सबके साथ हूँ, इस इवेंट का पार्ट हूँ, यहाँ पे आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, सर के साथ इंटरेक्ट किया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। द वर्ल्ड ऑफ हिडन थॉट्स ने आपकी कैसे मदद की यहाँ तक आने के लिए, मतलब उभरने के लिए कि हाँ नहीं, आप प्रियंका जी आप और भी उभर सकती हैं? किस तरह से मदद की? आप उससे कब जुड़ी? मैं उनसे जुड़ी थी 2020 में। 2020 में उसके बाद से जब भी उनका कोई बुक लॉन्च होता था या फिर जैसे हमारे सेशंस होते हैं, मतलब पोइट्री के सेशंस होते हैं, तो फिर कार्तिक ने हमेशा इंकरेज किया है कि लिखो, आओ, पार्टिसिपेट करो, बोलो। तो आई थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट इन दिस। This was my first experience and it was pretty good. I was having wonderful mixed emotions. I was nervous plus excited, but it all went really nice. So this was my first official writing that was published in this book, and I never thought that I would write someday and it would be published and I'll be sitting with these beautiful personalities and taking my interview. Okay, that's lovely ma'am, that's so sweet of you. So आपको लखनऊ आकर के कैसा लग रहा है? Lucknow is like a hometown for me. I love Lucknow. The chicken curry 24 vibes के and all. उम्र में आपने इतना सब कुछ कर लिया, इतना सब कुछ सोच लिया, और आपको क्या लगता है जो हमारी एस्पायरिंग, जो हमारे और भी लोग हैं जो लिखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको कौन से स्टेप्स अपनाने चाहिए? जितना ज़्यादा वो पढ़ेंगे उतना ज़्यादा they will distinguish that what new they can write, because reading makes you gives you a little practice, and according to me, the more they will read, the more they will be able to segregate things like what has to be written new.
So, as you attended today's event, the words, what was your experience? It was, I told you na, it was my wonderful experience, new experience. Nervous, plus I was nervous, but when I interacted with people, it all went really nice. अब फिलहाल मौजूद है हमारे साथ कृतिशा सिंह जी, जो एक बहुत ही यंग एज राइटर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इन्होंने बहुत यंग एज में अपने राइटिंग करियर का स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे मैम ने इंस्टाग्राम के कंटेंट राइटिंग के स्टंट से स्टार्ट किया। जी हाँ, मैं स्टंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनको बहुत एक्साइटिंग वे में लिखना पसंद है। और आज फिलहाल जो इवेंट था उसमें मैम की जो किताब है पहला कदम वो लॉन्च हुई। तो मैम अच्छा, हम आपसे बात करेंगे कि आपने जो ये लिखने का करियर है एज अ टीचर, मैम आपने कैसे शुरू किया? आपको आपके दिमाग में ये किताब लिखने का आइडिया कहाँ से शुरू हुआ? एक्चुअली मैं लिखने का शौक़ तो मुझे पहले से ही था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि हाँ बुक पब्लिश हो सकती है क्या। लेकिन फिर जब मैंने काफ़ी सारे पब्लिशर्स के साथ मेरी बातचीत हुई है तो मुझे लगा कि हाँ मैं इतना अच्छा लिखती हूँ तो मैं एक बुक पब्लिश कर सकती हूँ। तो इसी से ही दौर शुरू हुआ। फिर कॉलेज में भी कई सारे पेपर्स लिखे, वो जो बुक्स में पब्लिश हुए, तो इस तरीके से ही लगा कि हाँ बुक लिखनी चाहिए। ये जो आपकी किताब है पहला कदम, उसमें लिखा हुआ है कृतिशा सिंह और इसके आगे ब्रैकेट में लिखा है आपने चिरैया। ये चिरैया वर्ड क्या है? चिरैया मेरा पेन नेम है, क्योंकि जैसे कि मेरी जो परदादी थी उन्हें पसंद था कि चिरैया मतलब हमारे गांव में बोलते हैं चिड़िया को, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कैद से आज़ादी की ओर। तो एक चिड़िया होती है जो अपनी जो हमेशा कैद में उसे हम लोग रखते हैं, बट वो उड़ना चाहती है। तो मैं भी खुद को उसी से रिजेंबल करती हूँ कि मैं भले ही बहुत सारे कैद में हूँ, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कैद में, लाइबिलिटीज़ की कैद में, लेकिन मैं डेफिनेटली उड़ना चाहती हूँ और मुझे लगता है कुछ हद तक मैं उड़ के कहीं पहुँच चुकी हूँ। डेफिनेटली मैम, ऑब्वियसली आपने किताब लिख दी और इसमें जो चिरैया वर्ड है उससे यही साबित होता है कि ऑब्वियसली आप अपनी पिंजरे से बाहर निकल चुके हैं, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं। तो मैं जानना चाहूँगी ये जो किताब है, ठीक है, एज अ टीचर आपने लिखी, तो आपको इसको लिखने में जो आइडिएशन था वो कहाँ से मिला? एक्चुअली बेसिकली जब आप ये मेरी किताब पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जितने भी लोगों के बारे में लिखा हुआ है वो सब मेरी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे पहली कविता जो मैंने लिखी है जिसका टाइटल है एक घातक वापसी और द डेडली कमबैक, वो मैंने क्लास 4th में लिखी थी। तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति जब चला जाता है बट वो वापस आना चाहता है, तो वो इंस्पिरेशन मेरे खुद से है कि हाँ अगर मैं कहीं चली भी जाऊँगी या मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, बट कहीं ना कहीं जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए फिर वापस आऊँगी। और ऐसे ही इसमें कई सारी कविताएँ, एक मेरे पिताजी के बारे में है, एक मेरे दोस्त के बारे में है, और आसपास की बहुत सारी चीज़ें जो मुझसे जुड़ी हुई हैं उन सब से रिलेटेड ही बातें और कविताएं मैंने इसमें लिखी। मैम आप जिस तरीके से मैम बता रही हैं बहुत ही घातक, आपने ध्यान दिया मैम की बातों पे, ओ स्त्री फिर आना, मैं फिर वापस आऊँगी। मैम की बातों से लग रहा है मैम मोर ऑफ, मैम आपने कभी ये सोचा है कि आप कभी थिएटर की सॉफ्ट बुक की जगह आप क्राइम सीरीज लिखें या फिर हॉरर लिखें, क्योंकि आपकी बातें मुझे ज़्यादा उधर ड्रिवन कर रही हैं। एक आई थिंक क्लास 11th या 12th में मैंने एक स्टोरी लिखी थी, शॉर्ट स्टोरी जो थी थोड़ी सी हॉरर कभी नहीं लिखा है, फिक्शन और लिखा है, रोमांटिक मैं थोड़ा ज़्यादा लिखती हूँ, कभी कुछ सैड वाला भी लिखती हूँ, बट ऐसे हॉरर का एज अ पर्सन यू आर मोर ऑफ रोमांटिक और व्हाट? रोमांटिक। ओके, दैट्स लवली। तो आपको आज का ये जो इवेंट था जहाँ आपकी बुक लॉन्च हुई, वर्ड्स वाइव का 2025 इवेंट, आपको अटेंड करके कैसा लगा? वहाँ पे ऑडियंस थी, इतनी सारी ऑडियंस के सामने आप थी, आपको कैसा लगा? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? वर्ड्स वाइव से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, ये मेरा दूसरा इवेंट है, बट और ऑडियंस, अब जैसे कि हम नवाबों के शहर में हैं तो यहाँ तो मैं कह ही नहीं सकती, नवाब सब तहजीब और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो मेरे दिल से बहुत जुड़े हुए थे वो आए और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको न्यूज़ ट्रैक के साथ जुड़ के कैसा लगा? न्यूज़ ट्रैक के साथ जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ बुलाया। पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी ने बहुत साथ दिया, तो वेरी मच ग्रेटफुल। एंड लखनऊ तो वैसे भी दिल के बहुत करीब है। इन सभी बातचीत से एक बात साफ है, किताबें सिर्फ पन्नों से नहीं बल्कि उन दिलों में जीती हैं जो उन्हें लिखते हैं और जो उन्हें पढ़ते हैं। वर्ड्स वाइव 2025 सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक जश्न था, सोच का, शब्दों का और उन कहानियों का जो हमें जोड़ती हैं। फिर मिलेंगे किसी एक नए विचार के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और महसूस करते रहिए शब्दों की ताकत को। नमस्कार, मैं हूं नाज़नीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक।